सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन। ठीक है, मोशन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फोर्स पढ़ेंगे, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे और उसके बाद पावर, एनर्जी वगैरह ये सब जो टॉपिक है धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह, एसएचएम पढ़ेंगे, फिर फ्लूइड डायनेमिक्स, फिर आपका सॉलिड मैकेनिक्स, उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ऐसे कर करके हम लोग धीरे धीरे करके फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक भी आप लोग ज़रूर पढ़ाएंगे आप लोग को, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ाएंगे। मतलब लगभग सारा टॉपिक फिजिक्स का आप लोग के लिए धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग फिजिक्स का उठा कर लेकर आए हैं उसका नाम है मोशन। देखिए, मेरा वीडियो अब फिजिक्स का ही चलेगा, अब कोई वीडियो नहीं आएगा जब तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। फिजिक्स को कंप्लीट करना मेरा मोटिव है और इसमें मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें न्यूमेरिकल्स को साथ में लेकर चलूँगा। न्यूमेरिकल्स अच्छे से करेंगे और अगर मुझे लगेगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स अलग से पढ़ाने हैं तो मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा, लेकिन आपका न्यूमेरिकल्स कोई भी खाली नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इतना समझिए, बिहार के एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल्स बच्चा वाला पूछता है, एकदम इजी बच्चा वाला, लो लेवल का पूछता है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जितना न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है और बहुत हाई लेवल तक कराऊंगा, अच्छा लेवल तक कराऊंगा। और बाकी मैं फिजिक्स को जो स्टार्ट किया हूँ तो इससे जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक दूसरा टॉपिक मैं ख़त्म नहीं करूँगा। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोशन। देखिए, रेस्ट किसे बोलते हैं? रेस्ट यानी कि विरामावस्था। जब किसी भी चीज़ का या किसी वस्तु का पोजीशन जो है, स्थिति जो है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज ना करे उस वस्तु को क्या बोलते हैं? विरामावस्था में बोलते हैं, रेस्ट की अवस्था में बोलते हैं। लेकिन मोशन की अवस्था में कब बोलेंगे? जब वस्तु का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे। यानी कि कोई वस्तु अगर अभी है, यहाँ है तो बाद में वो पोजीशन अपना चेंज करे। यानी कि यदि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट, व्यक्ति, पर्सन या पिंड समय के साथ अपनी स्थिति या पोजीशन चेंज करे तो इसे मोशन कहते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ पर अगर कोई वस्तु, व्यक्ति ए है और टाइम है यहाँ पर 0 सेकेंड, 1 सेकेंड होते ही वस्तु यहीं पर है, 2 सेकेंड हुआ फिर भी वस्तु यहीं पर है, 3 सेकेंड में भी वस्तु यहीं पर है। यानी कि वस्तु अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि वस्तु जो है वो विरामावस्था में है। वहीं दूसरा कंडीशन देखिए, अगर टाइम है 0 सेकेंड, उसके बाद कोई वस्तु A1 पर है, 1 सेकेंड होते भी उसका पोजीशन आ गया A2, उसका पोजीशन क्या आ गया? A2। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टाइम बढ़ा, आपका 2 सेकेंड हुआ, उसका पोजीशन आ गया A3, 3 सेकेंड होते ही पोजीशन आ गया A4। यानी कि टाइम बढ़ रहा है तो उसका पोजीशन भी चेंज कर रहा है, यानी कि पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो वस्तु को क्या बोलेंगे? गति की अवस्था में बोलेंगे, यानी कि मोशन में बोलेंगे, गति में बोलेंगे। अब समझिए, कभी भी गति आप निरपेक्ष नहीं हो सकती है, गति हमेशा सापेक्ष होती है। यानी कि गति जो है वो सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है, किसी के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, गति निरपेक्ष यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में कोई पत्थर फेंकता है तो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को वो पत्थर लीनियर मोशन में दिखेगा, लेकिन वही ट्रेन के बाहर बैठे व्यक्ति या कोई प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए व्यक्ति को वो प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर पैराबोलिक पाथ में दिखेगा, यानी कि परावलिक पथ में दिखेगा वो उसका मोशन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेन में बैठा व्यक्ति का रेफरेंस अलग है और प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए व्यक्ति का रेफरेंस अलग है। इसीलिए किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। यानी कि हम लोग ट्रेन में चल रहे हैं तो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या फिर बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसी चीज़ को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग क्या ले रहे हैं। देखिए, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या हो सकता है? एक्स प्लेन पर कोई मोशन हुआ, एक्स डैश में हुआ, या फिर वाई पर हुआ या वाई डैश पर हुआ, जेड पर हुआ या जेड डैश पर हुआ। यानी कि जो भी मोशन है वो इसी 3 एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है, और इसको रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, O से, ऑरिजिन से, तो इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? मान लीजिए कि अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है? स्थिर हैं, लेकिन वही मून से देखेंगे तो हम लोग स्थिर नहीं, हम लोग घूम रहे हैं। समझिएगा, अगर अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग स्टैटिक हैं, रुके हुए हैं,
ठीक है, मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही अगर मून से देखें किसी व्यक्ति को, चंद्रमा से देखें, तो अर्थ पर बैठा हुआ व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई देगा, वो मोशन में दिखाई देगा। इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ी। अब समझिएगा, दो व्यक्तियों की स्पीड ग्राउंड की रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ये है पहला व्यक्ति ए और ये है दूसरा व्यक्ति बी, दोनों का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये ए जो है वो बी को पकड़ना चाहे तो कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये भी 30 के स्पीड में दौड़ता रहेगा, ये भी 30 के स्पीड में दौड़ता रहेगा। इसके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन भी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में 0 है। व्यक्ति ए की स्पीड व्यक्ति बी के रिस्पेक्ट में 0 है। इसको कैसे करते हैं, वी ए बी कैसे निकालते हैं, देखिए, v ऑफ b माइनस v ऑफ a, ये तरीका है वेलोसिटी निकालने का। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थात दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, एक दोनों के रिस्पेक्ट में स्थिर है। क्यों स्थिर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को स्थिर, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे दौड़ रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर दौड़ रहा है, ठीक है, ए, और जस्ट इसके बगल में एक व्यक्ति सेम स्पीड से दौड़ रहा है, बी। ये भी अपना पूरा ताकत लगा रहा है कि इससे आगे बढ़े, लेकिन दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ के देखता है तो दोनों को लगेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहा है। लेकिन बाहर खड़ा कोई व्यक्ति देखेगा तो दोनों को दौड़ता हुआ देख रहा है, लेकिन दोनों व्यक्ति अगर एक दूसरे को देखेगा तो वो दौड़ नहीं रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रुका हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए, ट्रेन का प्रॉब्लम इसी से स्टार्ट होता है जो आप लोग मैथ में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे मान लीजिए पहला ट्रेन है जिसका स्पीड है भी ए और दूसरा ट्रेन है जिसका स्पीड है भी बी। ठीक है, दोनों ट्रेन का स्पीड अलग अलग है। ठीक है, एक ट्रेन, ये ए वाला ट्रेन जो है वो पीछे है और बी वाला ट्रेन थोड़ा सा आगे है। देखिए, ए वाला ट्रेन थोड़ा पीछे है और बी वाला ट्रेन थोड़ा आगे है। तो बताइए ए वाला बी को कब पकड़ पाएगा, जब ए का स्पीड बी से ज़्यादा होगा। तो देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। जब ए का स्पीड बी से ज़्यादा होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, यानी कि बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा देंगे। अर्थात ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी को पकड़ लेगा, ट्रेन ए ट्रेन बी को पकड़ लेगा। लेकिन वही उल्टा, जब बी का स्पीड ज़्यादा है तो बी तो पहले से ही आगे था, अब ए अगर कम है तो और डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा ए और बी में, और बी कभी नहीं, ए जो है वो बी को कभी नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए जब वेलोसिटी ऑफ बी बड़ा है ए से तो ट्रेन ए ट्रेन बी को कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। ये एक ट्रेन का प्रॉब्लम आता है। और देखिएगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मान लीजिए ये ए इधर भाग रहा है, बी उसी की तरफ भाग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि उसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐड कर देते हैं, ऐड हो गया, जिसको हम लोग कैसे दिखाएं, बी ए प्लस भी बी। तो इसी को बोलते हैं, कभी भी स्पीड जो है वो रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, यानी कि निरपेक्ष नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ पर एक व्यक्ति खड़ा है ए, और मून है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है बी। तो ए जो है, ए वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्थिर है, ए अर्थ के रिस्पेक्ट में स्थिर है, और बी जो है वो मून के रिस्पेक्ट में स्थिर है, बी जो है वो मून के रिस्पेक्ट में स्थिर है। लेकिन अगर मून से देखें अर्थ पर या अर्थ से देखें मून पर तो दोनों मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि मून जो है वो मूव करता है अर्थ के चारों ओर। ठीक है, जबकि ए तथा बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अस्थिर है, क्या है, मूव कर रहा है, अर्थात मूव कर रहा है। तो यही चीज़ को आपको समझना था कि स्पीड जो है, गति जो है वो हमेशा सापेक्ष होती है। अब बात करते हैं, एक इसको और समझते हैं। ये मान लीजिए ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन का डब्बा, उसमें एक व्यक्ति ए है, ए के हाथ में बॉल है या सिक्का है, मान लीजिए बॉल है या तो सिक्का है। ये बॉल को ऊपर उछाला और ट्रेन के अंदर ही एक व्यक्ति बी है, ट्रेन के इसी डब्बे में बैठा हुआ, तो ट्रेन मूव कर रहा है तो वो आदमी भी मूव कर रहा है। ठीक है, ट्रेन मान लीजिए इधर मूव कर रहा है किसी स्पीड भी से, बी स्पीड से मूव कर रहा है, तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति है बी, वो जब ये सिक्का उछालेगा तो बी को क्या लगेगा कि ये सिक्का उसी के पास उछला है, यानी कि वो लीनियर मोशन में दिखेगा। कैसा दिखेगा, लीनियर मोशन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उठता हुआ दिखेगा। लेकिन वही अगर ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति सी है, वो देखेगा तो ये कैसा दिखेगा, ऐसे घूमता हुआ दिखेगा। यानी कि ट्रेन अगर आगे जा रही है तो सिक्का इसको पीछे जाता हुआ दिखेगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि एक व्यक्ति ए एक बॉल या सिक्का को चलती ट्रेन में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है, यानी कि ऊपर की ओर उछालता है, ए जो है उछाला, तो बी जो कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ प्रेक्षक है,
ट्रेन के अंदर बैठा प्रेक्षक है उसको बॉल के साथ दिखेगा, लीनियर मोशन में दिखेगा। बॉल ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखेगी यानी कि लीनियर मोशन में दिखेगी, लीनियर मोशन में दिखेगी। जबकि ट्रेन के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति प्रेक्षक है, अगर मान लीजिए सी है तो, या प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अगर इस सिक्का को या बॉल को उछलता हुआ देखेगा तो परवलयाकार पथ में दिखेगा यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखेगा या फिर पैराबोलिक पथ में दिखेगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखेगा या फिर इसी को बोल सकते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ में वो व्यक्ति मूव करता हुआ दिखेगा। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने तरीके के होते हैं, तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर, समय अंतराल के आधार पर, और पाथ यानी कि पथ के आधार पर। समझिएगा, डायरेक्शन के आधार पर मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है 1D यानी कि 1 डायमेंशनल यानी कि यूनी डायरेक्शनल, या इसको हम लोग एक विमीय गति भी बोलते हैं। डायरेक्शनल लिख दिया, डायमेंशनल होना चाहिए था, इसको सुधार लीजिएगा, डायमेंशनल, इसको सुधार ही देते हैं, ठीक है, डायमेंशनल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डायमेंशनल कर लीजिएगा, ठीक है। और 2D का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल, बाई डायमेंशनल होना चाहिए यानी कि द्विविमीय गति। और 3D का मतलब होता है ट्राई डायरेक्शनल यानी कि त्रिविमीय गति। यानी कि समझिएगा, अगर सिर्फ एक एक्सिस पे मूव करे, यानी कि अगर सिर्फ यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ही मूव करे या फिर एक्स डैश पर ही मूव करे, एक ही एक्सिस का यूज करे एक्स एक्स डैश का, तो उसको बोलेंगे यूनी डायरेक्शनल। लेकिन अगर वो एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई पे, ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, दोनों प्लेन में कहीं भी मूव करे तो उसको बोलेंगे बाई डायमेंशनल। लेकिन अगर एक्स वाई और जेड तीनों प्लेन का यूज कर ले, यानी कि हवा में उड़ जाए, तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल। अब देखिए, इसको समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 1D मोशन, इसको एक्स वाई जेड प्लेन में, तीनों में से किसी भी प्लेन में मूव कर सकता है। ये एक दिशा में मूवमेंट होगा इसका। इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, सरल रेखीय गति या रिजु रेखीय गति भी बोलते हैं। इसको सरल रेखीय गति या रिजु रेखीय गति भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। बिना मुड़े गति करेगा, यानी कि सीधा चलेगा तो सीधा ही चलता रहेगा, कहीं लेफ्ट या राइट वो नहीं मुड़ेगा। जैसे इंजन के पिस्टन की गति देखिएगा, इंजन का जो पिस्टन होता है यहाँ पर, मान लीजिए ऐसे है, वो बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, बार बार ऊपर नीचे होता रहता है इंजन के पिस्टन का गति। तो वो कभी भी अपना डायरेक्शन नहीं बदल सकता है, तो वो हो जाएगा आपका 1 डायमेंशनल मोशन। या सिलाई मशीन का देखिएगा, सिलाई मशीन का जो सुई है वो बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे सिलाई मशीन का जो सुई है वो होगा। तो सिलाई मशीन की जो गति है, सुई की गति, इसको सुधार लीजिए, सिलाई मशीन की सुई की गति वो भी आपका 1 डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा। और अगर तीसरा अगर बात करें, स्वतंत्रता पूर्वक गिराई हुई वस्तु की गति, यानी कि ऊपर से अगर किसी वस्तु को गिरा दिए तो वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगा, उसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल में क्या होता है, कोई स्ट्रेट जाते हुए लेफ्ट मुड़ गया तो वो 2 डायमेंशनल, या राइट मुड़ गया, स्ट्रेट लाइन के बाद या तो लेफ्ट या तो राइट मुड़ जाए तो यह 2D हो जाती है। यानी कि कोई अगर सीधा चल रहा है तो या लेफ्ट चल जाए या राइट चल जाए तो वो 2 डायमेंशनल हो जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, सर्कुलर मोशन, या इसी को वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसको क्या बोलते हैं, परावलयिक गति। और इसके बाद तोप से जो गोली निकलता है, तोप से जो निकलेगा, तोप दागिएगा, उससे जो गोली निकलेगा वो भी आपका 2D होता है। गुलेल से जो आप मारिएगा, गुलेल ऐसे करके जो मारते हैं, ठीक है, तो उससे जो निकलेगा वो भी आपका 2D मोशन है। गोली की गति, बंदूक से जो गोली निकलेगा, बंदूक के गोली की गति वो भी आपका 2D है। एंड चींटी की गति, चींटी ज़मीन पे देखिएगा, कभी इधर चलेगा, लेफ्ट मुड़ जाएगा, राइट मुड़ जाएगा, तो चींटी की जो गति है वो भी आपका 2D है। स्नेक, सांप की गति भी 2D है। व्हीकल्स, गाड़ी की गति भी 2D है। व्यक्तियों की गति, हम लोग चलते हैं, हम लोग हवा में नहीं उड़ते हैं ना, यानी कि व्यक्तियों की गति भी 2D है। रॉकेट की गति देखिएगा, रॉकेट को जब दाग देते हैं आप, तो रॉकेट सीधा चलता हवा में और फिर ऐसे करके गिरता है। हवा में वो लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ रहा है। हवा में देखिए, किसी को अगर आप हवा में फेंक दिए और हवा में अगर वो लेफ्ट या राइट मुड़ता है तो वो 3D हो जाता है। लेकिन हवा में वो सीधा जाए और फिर ऊपर नीचे गिर जाए तो वो होता है 2D मोशन। रॉकेट जो है, रॉकेट 2D मोशन में गति करता है। क्रिकेट का बॉल देखिए, क्रिकेट का बॉल में आप समझिएगा, जब यहाँ से आप दागे हैं, यहाँ से आप क्रिकेट का बॉल मारे हैं, फेंके हैं, ठीक है, तो वो आपको पता है, फील्डर अगर यहाँ पर है, यहाँ पर कोई फील्डर है, तो उसको पता है कि बॉल यहीं पर गिरने वाला है, वो अपना डायरेक्शन लेफ्ट या राइट चेंज नहीं करेगा।
जब तक कि हवा की गति ना हो। तो जब आपको पता है कि बॉल कहाँ गिरने वाला है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2D मोशन। जैसे क्रिकेट का बॉल या फुटबॉल की गति, फुटबॉल को मारिएगा तो पता रहेगा गोलकीपर को कि कहाँ आने वाला है, ठीक है। तीर की गति, तीर जब मारिएगा तो पता रहेगा कि किस पे निशाना लगाया गया है, तो तीर की गति जो होती है वो भी आपका 2D मोशन में आ जाती है। जेवेलिन थ्रो, जेवेलिन थ्रो का अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका 2D मोशन में आ जाता है। अगर मान लीजिए मक्खी का गति बात करते हैं, मक्खी, कोई मक्खी है, हवा में गया, हवा में तो उड़ा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जाता है, तो मक्खी की गति 3D में आ जाती है। याद रखिएगा, मक्खी की गति 3D में आ जाती है, तो उसको पढ़ लेते हैं। 3D मतलब क्या है, आकाश में होने वाली मुक्त गति, आकाश में अगर आप स्पेस्ड फ्री इन स्काई, स्पेस्ड फ्री मोशन, ठीक है, मतलब स्पेस में अगर आप कोई मोशन कर रहे हैं फ्रीली तो उसको बोलते हैं 3D मोशन। जैसे कि आप इसका एग्जांपल स्टोन की गति, किसी पत्थर की गति, या मक्खी की गति, या पतंग की गति। पतंग भी हवा में उड़ता है तो हवा के क्या बोलते हैं, पतंग जो है ऊपर जाएगा और लेफ़्ट राइट भी होते रहता है, हवा में लेफ़्ट राइट भी होगा और ऊपर नीचे भी जाएगा, तो पतंग की गति जो है वो भी 3D मोशन में आ जाएगी। चिड़ियों की गति, चिड़ियाँ हवा में कैसे भी मुड़ सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। वायुयान या हेलीकॉप्टर की गति, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है वायुयान या हेलीकॉप्टर की गति कैसी है, तो वो 3D गति है, लेकिन वही अगर रॉकेट की गति की बात करें तो वो 2D गति हो जाएगी। अंतर है दोनों में। गैस के अणुओं की गति, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, तो गैस के अणु अलग अलग जिग जैग मोशन को फॉलो करते हैं और वो एक ब्राउनियन मोशन को फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा, ब्राउनियन मोशन जो है वो एक 3D मोशन है, वो किधर भी मूवमेंट हो सकता है, गैस के अणुओं का, गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किधर भी हो सकता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, वो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी मुड़ सकते हैं। इसीलिए इसको कह सकते हैं ये XYZ तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। जहाँ भी XYZ तीनों एक्सिस पे मूवमेंट होगा उसको 3D मोशन बोलेंगे। आगे आते हैं, अब समझते हैं इसके समय अंतराल के आधार पर। समय अंतराल के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मोशन को, एक है पीरियोडिक मोशन, दूसरा है नॉन पीरियोडिक मोशन। इसको समझ लेते हैं। पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं, निश्चित समय के बाद अगर पाथ को रिपीट किया जाए तो हम लोग इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे रोटेशन, मान लिया घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, तो पहिया क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ घूमना, फिर वापस वहाँ पहुँच गया, फिर चलना स्टार्ट किया, फिर पहुँच गया, यानी कि वो एक निश्चित समय के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है। तो जब भी अपने पाथ को कोई रिपीट करेगा उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे कि रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में भी वही होता है। ऑस्सिलेशन यानी कि दोलन, इसको जैसे झूले की गति, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई झूला लगा हुआ है, झूला को आगे फेंके तो वापस पीछे आया, फिर ऐसे गया, फिर पीछे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, यानी कि झूले की जो गति होती है वो ऑस्सिलेशन है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को रिपीट करता है। नॉन पीरियोडिक मोशन का बात करें तो वो निश्चित समय के बाद अपने पाथ को रिपीट नहीं करेगा। कोई मक्खी की गति, चींटी की गति, सांप की गति, ये सब नॉन पीरियोडिक है, इसका कोई कह नहीं सकते भाई किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन में आ जाता है। तीसरा समझते हैं, पाथ के आधार पर वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में हम लोग सब चीज़ पढ़ेंगे, डिस्टेंस, स्पीड, आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, ठीक है, स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, सारा चीज़ हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ेंगे। लीनियर मोशन जब पढ़ने जाएंगे तो हम लोग टोटल चीज़ डिस्कस कर लेंगे। लीनियर मोशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन भी कह देते हैं, आयताकार गति, ठीक है। एंगुलर मोशन का बात करें, इसको कोणीय गति, इसमें आ जाएगा रोटेशन यानी कि घूर्णन, और सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। इसमें से सिर्फ हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रोटेशन या घूर्णन जो है पूरे डिटेल से बाद में पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर में, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में केवल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो चलिए लीनियर मोशन स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोशन, जब गति एक सीधी रेखा में हो, एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, कोई भी लेफ्ट या राइट ना मुड़े, या सरल रेखा में हो, तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति या रिजु रेखीय गति या सिर्फ रेखीय गति या आयताकार गति या रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। इसी को लीनियर मोशन कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, दूरी, विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चाल और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी, और उसका त्वरण। और जब ये सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। दूरी यानी कि डिस्टेंस और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या अंतर है, इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से आपके लिए मैंने सेट किए हैं और समझाने के लिए रखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है ए पर,
और यहाँ पर कोई व्यक्ति है बी पर। ए मान लीजिए कि किसी का ऑफिस है और बी किसी का घर है, हाउस है, होम है, ठीक है। तो ए से अगर बी जा रहे हैं तो जाने का बहुत सारा पाथ हो सकता है कि वो सीधा घर चला जाए, या हो सकता है वो सब्जी लेते हुए जाए, या हो सकता है कि वो मूवी देखता हुआ जाए, या हो सकता है वो किसी दोस्त से मिलता हुआ जाए, या हो सकता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलता हुआ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ए से बी जाने का बहुत सारा पाथ हो सकता है। तो ए से बी जाने के अलग अलग रास्ते हैं। एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में तय किए गए कुल पाथ की लंबाई दूरी कहलाती है। अगर मान लीजिए ए सीधा घर चला गया तो उसको 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन ए अगर इस पाथ को फॉलो किया यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता हुआ गया तो उसको 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर वो दुकान से सामान लेता हुआ गया, सब्जी लेता हुआ गया, तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर वो मार्केट होके गुजरा तो उसको 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर वो किसी दोस्त से मिलता हुआ गया तो 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब समझते हैं इस पर दूरी और विस्थापन क्या है। तो टोटल लेंथ अगर जोड़ देंगे कि किसी भी पाथ से जाए तो उसका टोटल लेंथ होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टकट जो दूरी है, सबसे शॉर्टकट मिनिमम दूरी है, सीधा घर चला जाए बिना किसी से मिले, तो वो होता है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बोलते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर समझिएगा पाथ 1, पहला पाथ में वो गया है पाथ 1 यानी कि इस पाथ में सीधा गया है। इस पाथ में दूरी भी आपका कितना होगा, दूरी भी होगा आपका 40 किलोमीटर और विस्थापन भी होगा आपका 40 किलोमीटर। दूरी भी 40 किलोमीटर और विस्थापन भी 40 किलोमीटर। लेकिन जब वो पाथ 2 को फॉलो किया है, इस वाले पाथ को फॉलो किया है, तो देखिए दूरी यानी कि गर्लफ्रेंड से मिलने गया है तो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल दिया ना, गर्लफ्रेंड को घुमाने गया होगा, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा इसका 55 किलोमीटर और विस्थापन हो जाएगा 40 किलोमीटर। यानी कि आप देख सकते हैं दूरी जो है विस्थापन से बड़ा है। लेकिन पहला केस में क्या था, दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर था, दूरी जो था वो विस्थापन के बराबर था। तीसरा केस में देख लेते हैं। अगर वो मार्केट से सब्जी लेते हुए गया, मार्केट से सब्जी लेते हुए 50 किलोमीटर, तो उसको ज़्यादा नहीं 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा, तो 50 किलोमीटर दूरी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 किलोमीटर। अभी भी दूरी विस्थापन से बड़ा है, ठीक है। चौथा केस में क्या है, अगर वो मूवी देखते हुए गया, तो मूवी देखते हुए गया तो उसको 60 किलोमीटर पड़ेगा दूरी, विस्थापन 40 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए पाँचवा पाथ को फॉलो किया, किसी दोस्त से मिलता हुआ गया, यहाँ इस पाथ से गया, पाँचवा पाथ को इसको फॉलो किया, तो दूरी हो जाएगा इसका 70 किलोमीटर और विस्थापन हो जाएगा 40 किलोमीटर। यानी कि बाकी सब केस में, बाकी जितना भी केस है उसमें दूरी जो है विस्थापन से बड़ा है। देखिए इस चारों केस में क्या है, दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ा है। सिर्फ एक केस को छोड़कर, एक केस में दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर है। यानी कि और वो केस कौन है, एकदम सीधा चला गया। तो जब भी व्यक्ति एकदम सीधा जाएगा तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन के केस में। ये कब हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के केस में दूरी और विस्थापन बराबर होगा। लेकिन जब भी कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ को फॉलो किया, जैसे ही वो मुड़ा, देखिए जैसे ही वो कहीं भी मुड़ेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम हो जाएगा, दूरी जो है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए हर कंडीशन में, जितना भी कंडीशन है सब में आप देखिए 55 40 से बड़ा है, 50 40 से बड़ा है, दूरी हमेशा बड़ा होता है। तो इस दोनों केस को मिला दें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं कि दूरी जो है या तो विस्थापन से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट खेलते होंगे उन लोग के लिए है। यदि कोई बैट्समैन, मान लीजिए कि कोई बैट्समैन है, यहाँ पर ये क्रीच है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और 22 गज का है ग्राउंड, 22 गज का है ये क्रीच, ठीक है। बैट्समैन यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। एक रन अगर लेता है, एक रन लेता है यानी कि बैट्समैन यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। एक रन लेने में उसका क्या है, 22 गज है दूरी और विस्थापन भी है 22 गज। यानी कि एक रन जब वो लिया यहाँ से यहाँ आ गया तो उसका दूरी भी 22 गज है, विस्थापन भी 22 गज है। 2 रन जैसे लेगा तो व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ गया, यानी कि वो वापस अपने पुराने स्थान पर पहुँच गया। तो मिनिमम दूरी कितना हो गया, 0, मिनिमम दूरी हो गया 0, यानी कि
दूरी तो हो गया इसका 22 और 22 44 गज, लेकिन विस्थापन अब 0 गज हो गया, विस्थापन इसका 0 हो गया। ठीक है। तीसरा कंडीशन, जब वो 3 रन ले लिया, मान ली यहाँ से यहाँ भागा, फिर वापस यहाँ आया, फिर वापस यहाँ भागा, 3 रन ले लिया, तो देखिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है, इस दोनों के बीच का दूरी 22 गज है। तो दूरी तो इसका हो गया 22 तिया 66 गज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया 22 गज। अब समझिए इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, देखिए पहला कंडीशन में ये देखें कि इस चारों को देखते हैं कि हर बार विस्थापन 40 आ रहा है, यानी कि विस्थापन जो है वो अद्वितीय है, यूनिक है। ठीक है। विस्थापन आपका 0 हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है अगर व्यक्ति चल रहा है, मोशन में है तो, लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकता अगर मोशन में है तो। मोशन में अगर है तो दूरी 0 नहीं होगा। अब समझिएगा दूसरा चीज़, एक चीज़ और इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं कि तीसरा कंडीशन, हाँ एक चीज़ और देखिएगा, दूरी हमेशा बढ़ेगा, दूरी हमेशा बढ़ता है, वो घट नहीं सकता है या रुक सकता है। ठीक है। तो दूरी कभी भी घट नहीं सकता है, दूरी कभी भी घट नहीं सकता, समय के साथ दूरी कभी भी घट नहीं सकता है, लेकिन विस्थापन घट सकता है। विस्थापन क्या है, वो घट सकता है। देखिए 22 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 22 हुआ, है ना। विस्थापन घट सकता है। अब समझिएगा अगला कंडीशन देखिए, यहाँ पर ये है कोई पॉइंट ओ के इधर जाइएगा राइट साइड में तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, और ओ के लेफ्ट साइड में आइएगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है। ये मान लीजिए, इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। तो ओ के राइट साइड में आइएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में आइएगा तो नेगेटिव। अब समझते हैं ओ बी है, ओ से बी की तरफ अगर जा रहे हैं, और ये ओ बी है 5 मीटर और ओ ए भी है 5 मीटर। मान लीजिए कोई व्यक्ति ओ से बी की तरफ गया, तो दूरी कितना है, दूरी है आपका 5 मीटर और विस्थापन भी है 5 मीटर। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ गया तो दूरी भी है 5 मीटर, विस्थापन भी है 5 मीटर। वापस अगर ओ से बी से ओ आ गया तो इसका दूरी हो जाएगा 10 मीटर, विस्थापन इसका हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, वापस वो ओ पर आ गया तो दूरी हो गया आपका 10 मीटर, विस्थापन 0 मीटर। उसके बाद मान लीजिए ओ से बी गया, बी से ओ आया, फिर ओ से ए चला गया, यानी ओ से बी, बी से ओ से ए। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया, तो दूरी कितना हो गया 5, 5 10, 5 15, दूरी हो गया आपका 15 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हो गया, अब देखिए विस्थापन जो है इसका नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा -5 मीटर, -5 मीटर। ठीक। उसके बाद अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ओ से बी गया, बी से ओ आया, फिर ओ से ए गया, फिर ए से ओ आ गया, ओ से बी, बी से ओ से ए, ए से बी। तो अब इसमें दूरी कितना हो जाएगा 20 मीटर, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा फिर से 0 मीटर हो जाएगा। यानी कि इससे हम लोग को क्या सीख मिला है कि विस्थापन जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये विस्थापन का क्राइटेरिया है। लेकिन दूरी आपको देखिएगा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग पॉइंट आउट करते हुए ये जो बनाया है ग्राफ, इसको पढ़ लेते हैं। दूरी और विस्थापन को एक टेबल में सजा दिए, इसको पढ़ते देखिए। दो बिंदुओं के बीच चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस हम लोग देख लेंगे, कितना भी वो चलेगा उसको जोड़ देंगे, वो दूरी हो जाएगा। लेकिन दो बिंदुओं के बीच की सबसे सीधी व न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। दूरी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। वहीं अगर विस्थापन का बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है, इसका एक डायरेक्शन होता है। वो डायरेक्शन किधर होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की
तरफ, यही इसका डायरेक्शन होता है। ठीक, आगे आते हैं। दूरी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जो है वो नेगेटिव हो सकती है। बता चुके हैं, दूरी जो है, चली गई दूरी समय के साथ घट नहीं सकती है, वो बढ़ेगी, लेकिन विस्थापन समय के साथ घट सकती है। ऊपर में बता चुके हैं, देखिए दूरी कभी भी घट नहीं सकती, विस्थापन घट सकती है। आगे बात करें तो दूरी का यूनिट जो है वो मीटर होता है, विस्थापन का भी यूनिट मीटर होता है। और डायमेंशन का बात करें, दूरी का डायमेंशन है, विमीय फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला L1 होता है, m0 L1 T0, तो इसको सिर्फ L1 लिख देते हैं। और विस्थापन का भी जो विमीय फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, वो L1 होता है। L2 कहाँ लिखा गया यार, L1 कीजिए इसको, L1 होता है। तो ये है दूरी और विस्थापन से रिलेटेड सारा चीज़। अब समझिए, कुछ ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ को, ये टोटल आपके पास 6 ग्राफ है। इस 6 ग्राफ को समझते हैं। पहला वाला ग्राफ है, इस 6 ग्राफ में कौन सही है, चूज़ द राइट ग्राफ, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो दूरी समय ग्राफ यहाँ पर आ गया। देखिए दूरी का ग्राफ देखिए, समय यहाँ पर जब 0 है तो दूरी यहाँ पर है, फिर समय बढ़ा तो दूरी का ग्राफ घटा। हम पढ़े हैं कि दूरी कभी भी घट नहीं सकती, दूरी कभी घट नहीं सकती। इसके अलावा दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ देखिए दूरी घटा और दूरी यहाँ पर देखिए नेगेटिव में चला गया, यहाँ नीचे आ गया ना, एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, यानी कि नेगेटिव में आ गया, तो दूरी नेगेटिव आ गया, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये इस ग्राफ को काट दो, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया ये ग्राफ, ये ग्राफ ही गलत है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका गलत हो गया, पहला नंबर का ग्राफ आपका गलत हो गया। दूसरा ग्राफ देखते हैं, विस्थापन समय का ग्राफ। विस्थापन जो है वो घट सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये दूसरा ग्राफ जो है वो सही है, दूसरा ग्राफ आपका सही है। तीसरा ग्राफ का बात करते हैं। तीसरा ग्राफ जो ये देखिए, दूरी 0 हुआ, देखिए दूरी घट नहीं रहा है लेकिन कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। और इस टाइम पर, ये मान लीजिए कोई टाइम है t = 4 सेकंड, मान लीजिए कि कोई टाइम है, इस टाइम पर यहाँ भी पोजीशन बता रहा है, यहाँ भी पोजीशन बता रहा है, तो एक समय पर 2 पोजीशन एक इंसान का नहीं हो सकता है, तो एक ही समय पर 2 पोजीशन अगर दे दिया तो वो भी गलत हो गया, तो ये ग्राफ भी आपका गलत हो गया। एक समय पर 2 पोजीशन नहीं हो सकता है। यहाँ भी मान लीजिए 4 सेकंड में एक आदमी, यहाँ भी आप मान लीजिए किसी समय में दिल्ली में और कलकत्ता में दोनों जगह हो सकते हैं क्या, नहीं, तो ये जो टाइम है आपका, ये जो टाइम है यहाँ पर वो 2 पोजीशन पर कैसे होगा, तो इसीलिए ये ग्राफ गलत हो गया। चौथा ग्राफ का बात करते हैं, तो दूरी समय ग्राफ है। ये देखिए यहाँ पर दूरी कांस्टेंट है, तो हो सकता है, घट नहीं रहा है, कांस्टेंट रह सकता है दूरी, फिर यहाँ बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, घटा कहीं नहीं, यानी कि ये सही है, यानी कि ये सही है। घटना नहीं चाहिए, बढ़ सकता है, रुक सकता है, घटना नहीं चाहिए। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर जो है दूरी समय ग्राफ, ये घट गया, गलत हो गया। दूरी समय ग्राफ घटना नहीं चाहिए, गलत हो गया। छठा नंबर ग्राफ क्या है, ये विस्थापन समय ग्राफ है। ये देखिए बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा, तो ये विस्थापन समय ग्राफ, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसीलिए ये ग्राफ सही है। यानी कि इस जितना भी फिगर बनाया है इसमें से 3 ग्राफ सही है आपका, नीचे वाला तीनों सही है, ऊपर वाला तीनों गलत है। तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, इसमें बस यही कंसेप्ट लगाना है कि दूरी कभी भी घट नहीं सकता है, ठीक है, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और एक समय पे 2 पोजीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। यही कंसेप्ट लगा के आपको ऑप्शन को छांट लेना है। आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 साइकिल ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये सर्कुलर पाथ है, देखिए सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका दूरी क्या होगा, दूरी क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए से चला और एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1 साइकिल, एक साइकिल में दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा सरकमफ्रेंस, जो उसका सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि जो उसका परिधि होगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यही 2πr हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी। तो मान लीजिए कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं पर ख़त्म कर गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस फिगर में हम लोग को निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस फिगर में देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए से बी गया है ऐसे करके, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2πr का आधा, यानी कि πr। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि
ए से बी के बीच में 2r। अगला क्वेश्चन, ए से बी गया है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, πr/2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा r√2, कितना हो जाएगा ये r√2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये a से b ऐसे गया है तो ये 2πr का कितना है बताइए, 3/4 है, 3/4 है, तो यानी कि 2πr का 3/4 यानी कि 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा बताइए 3πr/2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3πr/2 और डिस्प्लेसमेंट वही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा r√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो ये हो जाएगा r√2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको बना लेना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई व्यक्ति ए से बी चला, फिर बी से ए से ऐसे चला, फिर यहाँ से बी तक चला, ये 3 है तो ये 4 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, आप ऐड कर दीजिएगा तो 3 और 4 7 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 5 हो जाएगा। इसमें देखिए ये 5 है, 12 है, तो ये हो जाएगा 13, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा 5 और 12 यानी कि 17 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 13। यहाँ देखिए इसमें 8 और 15 तो यहाँ हो जाएगा 17। ये आपको ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा, इसके लिए एक ट्रिपलेट का वीडियो बनाए थे हम हाइट एंड डिस्टेंस में, वो जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 7 24 तो ये हो जाएगा 25। अगर यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछेगा तो 7 और 24 कितना हो जाएगा, 24 और 7 31, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 40 तो यहाँ हो जाएगा 41 और 11 60 तो यहाँ हो जाएगा 61। आप इन ट्रिपलेट को ज़रूर याद रखिएगा, ये ट्रिपलेट आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ये जितने भी ट्रिपलेट मैंने बनाए हैं वो सारे ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। अगला देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। एक किसान 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। एक कोने से चलने पर 220 सेकेंड बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं चाल यानी कि स्पीड और वेग और वेलोसिटी में क्या अंतर है। देखिए जैसे वहाँ पर डिस्टेंस पढ़े थे ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बटा टाइम अगर कर देंगे तो वो चाल आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। यानी कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंस बटा टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं, यानी कि चाल बोलते हैं। जबकि प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को वेग बोलते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को वेलोसिटी बोलेंगे। आप समझिएगा, जिस तरह डिस्टेंस एक स्केलर है तो स्केलर बटा स्केलर यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्केलर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, वेक्टर बटा स्केलर, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर। यानी कि स्पीड जो है वो स्केलर है यानी कि अदिश राशि है, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है। उसी प्रकार जिस तरह डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसी तरह चाल जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, उसी प्रकार वेलोसिटी यानी कि वेग जो है वो भी नेगेटिव हो सकती है। यूनिट का बात करें तो चाल का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन है LT-1। उसी प्रकार वेलोसिटी का भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन है LT-1। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये हम आपको उसमें भी बता चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। आगे आते हैं, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो दूरी विस्थापन के बराबर होता है। यानी कि जब दूरी और विस्थापन बराबर होगा उस समय चाल और वेग भी बराबर होगा। उसी प्रकार अदर लाइन, स्ट्रेट लाइन को छोड़कर आप किसी भी दूसरे लाइन में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर दूरी जो है वो विस्थापन से ज़्यादा हो जाएगा, और इस कंडीशन में चाल जो है वो वेग से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार दूरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, उसी प्रकार चाल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वेग, ये भी होता है। अब एक एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसका कंसेप्ट भी बहुत एग्जाम में पूछता है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड को हम लोग किससे कंपेरिजन करते हैं, डिस्टेंस से। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। उसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ए है
बी है। एक व्यक्ति क्या किया, ए से बी गया, ए से बी कितना डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, उसको समय लगा 60 मिनट, यानी कि ए से बी जाने में उसको 60 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगा। फिर बी से सी आ गया, एकदम सी एकदम मिडिल पॉइंट है 30 किलोमीटर, बी से वो सी आया वापस 30 मिनट में। तो यहाँ पर आपको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले समझिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले 60 फिर 30 यानी कि 90, डिस्टेंस हो गया 60 + 30 बराबर 90 किलोमीटर। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो 60 गया 30 वापस आ गया, यानी कि बचा कितना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, तो कितना बचा 30 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 30 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा इसको, यहाँ से यहाँ जाने में 60 मिनट लगा, यहाँ से वापस आने में 30 मिनट लगा, यानी कि टोटल टाइम हो गया आपका 60 + 30 बराबर 90 मिनट। अब समझिएगा यहीं पे आपका खेला होता है 90 90 30। अब समझिएगा अगर टोटल एवरेज स्पीड का बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी कि 90 किलोमीटर बटा 90 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर पर मिनट, ये हो गया एवरेज स्पीड। वही अगर एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, तो 30 किलोमीटर बटा 90 मिनट, ये हो जाएगा 1/3 किलोमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ देखिए अंतर हो जाता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में भी आपका अंतर होता है। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बार बार मैथ्स के क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा, इसको भी करवा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ए से बी गया वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और b से a वापस आ गया y मीटर पर सेकंड की चाल से, x से गया y से आया, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए 2xy बटा x + y। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ देखिए डिस्टेंस तो टोटल d है, आने समय में डिस्टेंस d है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी कि d + d बटा टोटल टाइम। जाने समय टाइम कितना है d/x, आने समय टाइम कितना है d/y। d को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर में 2d बटा d कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा क्या 1/x + 1/y, d कट जाएगा तो बचेगा क्या 2xy/x + y। तो ये फार्मूला आपको प्रूफ नहीं करना, आपको याद कर लेना है, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। कहीं कहीं देगा आपको 60 किलोमीटर पर आवर से गया 30 से आया वापस आ गया, कितना होगा 2 × 60 × 30 बटा 7 + 30 90 हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा, 3 से 3 बार में 3 कट गया, 3 से 2 बार में 20 बार में, तो हो गया 40, यानी कि 60 से जाएगा और 30 से वापस आएगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 40। उसी प्रकार ये समान दूरी है, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, यानी कि AB BC और AC तीनों समान है। और A से B गया है वो x मीटर पर सेकेंड, B से C गया y मीटर पर सेकेंड, और C से D गया z मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछेगा तो वही हो जाएगा 3xyz/xy + yz। इसको भी कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी कि d + d + d बटा d/x d/y d/z। फिर वही d कॉमन ले लेंगे तो 3d, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x 1/y 1/z, कट के फिर वही आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यही तरीका है एवरेज स्पीड निकालने का। अब देखिए यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वायुयान की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ पर देखिए हम आपको ये भी करवा दे रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यूज होता है, ओडोमीटर। ठीक है, अगला वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए क्या यूज होता है, ऊंचाई मापने के लिए होता है एल्टीमीटर, एल्टीमीटर। ठीक है, वाहन की का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नापने के लिए स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। उसके बाद अगर आपसे बोले रोटेशनल स्पीड मापने के लिए यानी कि घूर्णन चाल मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, टैकोमीटर, टैकोमीटर। ठीक है, और यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है, फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब समझिए फैदोमीटर जो है इसका फैदोमीटर कैसे समुद्र की गहराई मापता है, सोनार मेथड द्वारा, सोनार मेथड द्वारा। और अगर यही आपसे पूछे कि एक फैदम क्या होता है, तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट,
एक फैदम जो फैदम यूनिट है, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, और जब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे उसके बाद फटाक से हम लोग क्या न्यूमेरिकल्स में चले जाएंगे। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT का मतलब क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया चलना, और चलते चलते 10 सेकंड में वो 40 मीटर पर सेकंड की गति को प्राप्त कर लिया, यानी कि 0 से स्टार्ट किया 40 चला गया, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग जो है वो u है। u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। तो वेग में परिवर्तन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, इसको दिखाएंगे फाइनल v माइनस इनिशियल u, v माइनस u हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो टाइम है आपका 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बताइए? फाइनल है 40 तो 40 माइनस इनिशियल है आपका 0 तो 0, 40 माइनस 0/10 तो क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए एक्सेलरेशन जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन को क्या करते हैं? वेलोसिटी बटा टाइम, तो वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब बात करते हैं यूनिट क्या है इसका, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन का बात करें तो LT-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। चलिए एक ये क्वेश्चन है, यदि एक वाहन 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक चलता है, कंटिन्यू वो 40 का ही स्पीड में चल रहा है, ना स्पीड उसका बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये क्या है इसका? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उसका त्वरण 0 होगा। देखिए कैसे, इनिशियल वेलोसिटी भी 40 है, फाइनल भी उसका 40 होगा, टाइम 10 सेकंड, यानी कि वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है, तो v माइनस यू अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा। 40 माइनस 40 0, तो 0 को किसी से डिवाइड कीजिए तो 0 ही आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन उसका क्या आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात एक समान गति से चल रही वस्तु का त्वरण शून्य होता है, लेकिन ये हमेशा शून्य नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछता है हमेशा क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वृत्तीय गति, अगर सर्कुलर मोशन का बात करें तो सर्कुलर मोशन में आपका एक समान गति रहता है, लेकिन उसका वेग चेंज हो जाता है, और वेग चेंज होने की वजह से उसका त्वरण का मान शून्य नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पर ये है सर्कुलर, कि कोई व्यक्ति सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। मान लीजिए कोई रस्सी को आप पकड़ के, रस्सी में पत्थर बांध दिए और रस्सी को गोल गोल घुमा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप पत्थर बांध दिए रस्सी में और रस्सी को आप गोल गोल घुमा रहे हैं, तो ये एक वृत्तीय गति होगा, ठीक है। मौत का कुआं होता है, वहाँ पर आप घूमते हैं, मौत का कुआं में आप घूमते हैं तो वहाँ पर भी वृत्तीय गति होगा। तो वृत्तीय गति में क्या होगा? किसी भी जगह पर अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालना है, तो एक टेंजेंट खींच दीजिए, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो है वही इसका वेलोसिटी का मान बताता है, वेलोसिटी का मान बताएगा। यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है तो ये इसका डायरेक्शन है, यहाँ पर वेलोसिटी तो ये इसका डायरेक्शन है। हर जगह इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन भी होता है, याद रखिएगा। इसमें वेग में का मैग्नीट्यूड वृत्तीय पथ पर समान होता है, यानी कि सब जगह मान लीजिए 40 है, सब जगह 40 है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसकी दिशा अलग है, दिशा बदल रही है। दिशा बदलने की वजह से वेग बदल जाएगा, और वेग बदलने की वजह से एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। यानी कि ये हम लोग नहीं कह सकते हैं एक समान गति से मूव कर रहा है उसका त्वरण हमेशा शून्य होगा। त्वरण शून्य कब होगा? जब वो लीनियर मोशन कर रहा है, एक सरल रेखा में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका एक समान गति से ट्रेवल कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा। लेकिन अगर कोई वृत्तीय पाथ में मूव कर रहा है तो एक साथ मूव करने के बावजूद भी उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होगा, त्वरण 0 नहीं होगा। अब समझिएगा, कोई भी व्यक्ति सर्कुलर पाथ में घूमता है तो सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए उसको एक फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, और ऐसा फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ लगता है। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है v²/r। ये जो बाहर में वेलोसिटी है v, अब v क्या होता है? v = ओमेगा r, v = ओमेगा r। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे v = ओमेगा r, तो ये v जो है वो है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का फॉर्मूला याद रख लीजिए θ/t। कैसे याद रखिएगा? देखिए मान लीजिए अभी ये यहाँ पर है और बाद में यहाँ चला गया, तो कितना एंगल बनाया? थीटा। थीटा का यूनिट होता है रेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है थीटा को बोलेंगे हम लोग क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टी को बोलेंगे टाइम, और ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा?
रेडियन, थीटा का हो गया रेडियन, टाइम का सेकंड, रेडियन पर सेकंड, लेकिन डायमेंशन में हम लोग रेडियन को नहीं लेंगे, सेकंड को लेंगे। तो 1/t यानी कि टाइम के ऊपर -1। तो ये तो हम समझ गए ओमेगा का। अब हम लोग आते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी भी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए एक आवश्यक बल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स किसी भी फोर्स से आपको मिल सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, जैसे नाभिक के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, तो नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यानी कि किसी भी वस्तु को सर्कुलर मोशन दिलाने के लिए एक आवश्यक बल का ज़रूरत पड़ता है, वो बल कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मौत का कुआं में घूम रहा है, तो मौत का कुआं में आदमी देखते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है। क्यों झुकता है? क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना होता है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए 2 प्लैनेट का बात करते हैं, यहाँ पर सन है और यहाँ पर अर्थ है। सन है और अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो सन के चारों ओर अर्थ घूम नहीं पाता। इसलिए किसी भी चीज़ को, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रस्सी है, रस्सी बांधी है पत्थर में, तो पत्थर तभी इसके गोल गोल घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जब उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाएगा। अब देखिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पढ़ लिए v²/r, लेकिन अगर एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दे, द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो फोर्स हो जाता है F = ma। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो होगा m × a सेंट्रीपिटल, तो mv²/r। ये भी याद रखना है आपको। अब समझिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, बाद में पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जितना आपको, जब आप किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, जो कि उस पहले लगाए गए फोर्स के बराबर होता है, लेकिन उसके अपोजिट होता है। तो इसीलिए अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, मान लीजिए यहाँ अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो पक्का है बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्री बल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अभिसारी बल, या अभिकेंद्री, अभिसारी नहीं, अभिकेंद्री बल, सॉरी, इसको सुधार लीजिएगा, अभिकेंद्री बल, या अपकेंद्री होगा, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट यानी कि केंद्र से दूर एक फोर्स लगेगा, और यही फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, अपकेंद्री बल कहलाता है। और ये एक स्यूडो फोर्स है, यानी कि काल्पनिक बल है। ये वास्तविक में ये बल होता नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक बल है, माना जाता है ऐसा। और इसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा, इसका परिमाण भी वही होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का था। जैसे इसका mv²/r है, तो इसका भी mv²/r ही होगा। अगला समझिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इसके कारण क्या क्या चीज़ होता है, और ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये 6 चीज़ में से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। पहला, दूध से मक्खन निकाला जाता है तो कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्री बल। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, मार देना आंसर। मौत का कुआं में गाड़ी का बैलेंस बनाया जाता है किस फोर्स से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। वृत्तीय गति में चल रही उल्टी बाल्टी, जैसे देखिएगा बाल्टी को उल्टा कर दीजिएगा, तेज़ी से घुमाइएगा तो बाल्टी का पानी नहीं गिरेगा नीचे। ये क्यों होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। वॉशिंग मशीन कपड़ा धोता है किस फोर्स के कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ठीक है। सूर्य के चारों ओर ग्रह, प्लैनेट, सन के चारों ओर प्लैनेट यानी कि अर्थ, मून, जो भी है, अर्थ, मार्स, वेनस, जितना भी प्लैनेट है वो अर्थ के चारों ओर इसलिए घूमता है क्योंकि उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है। ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स इसी बल के कारण घूमते हैं, क्योंकि जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज़ समझिएगा, यदि वेग समय के साथ बढ़ता है, मान लीजिए कि अभी 10 है, बाद में 20 हो गया, तो वेग क्या हुआ? बढ़ा। गाड़ी में मान लीजिए आपको स्पीड बढ़ाना है, तो क्या कीजिएगा? आप एक्सीलरेटर लीजिएगा। तो जैसे 10 से 20 कीजिएगा, आपका एक्सीलरेटर लेना पड़ेगा गाड़ी का। लेकिन अगर मान लीजिए गाड़ी को स्लो करना है तो ब्रेक मारिएगा। समझिएगा, यदि वेग में समय के साथ बढ़े, वेग अगर आपका समय के साथ बढ़ेगा तो वहाँ एक्सेलरेशन उसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण, या सिर्फ एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। लेकिन अगर वेग समय के साथ घटे, 40 से आपका 10 हो गया, यानी कि पक्का आपने ब्रेक मारा है। ब्रेक नहीं मारा है तो गाड़ी अपने आप स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया होगा? रोड पर फ्रिक्शन है,
रोड पर फ्रिक्शन है जो कि आपका गाड़ी का स्पीड को कम कर रहा है। तो जब भी आपका वेग समय के साथ घटेगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदन। यानी कि समझिएगा, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसको त्वरण बोलेंगे, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेग बढ़ेगा, और वही एक्सेलरेशन नेगेटिव है उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, मंदन बोलेंगे, वहाँ पर वेग घटेगा। अब आता है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, और इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग अच्छे से करेंगे। समझिए, यदि कोई गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और उस पर ब्रेक लगाया जाता है, 4 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है, 30 मीटर पर सेकंड। उसका मंदन ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 50, यू दे दिया 50, फाइनल वेलोसिटी दे दिया 30, और टाइम दे दिया आपका 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, भी कितना है 30, यू कितना है 50, और टाइम कितना है 4, और यूनिट तो आपको पता ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो 30 में से 50 घटाएंगे तो -20 होगा, -20/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका 5 हुआ, लेकिन माइनस साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये मंदन है। नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन, यानी कि मंदन के बारे में शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन जो है ये वेग को कम कर रहा है, नेगेटिव है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, 50 मीटर पर सेकंड से गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति करता है, तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। यानी कि रुकना की बात कर रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 का बात कर रहा है। तो इसमें समझ लीजिए, u है आपका 50, v आपको 0 कर दिया, और एक्सेलरेशन दे दिया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। अब समझिएगा क्या होगा, बताइए, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी डाल दीजिए। v कितना है 0, u कितना है 50, टाइम कितना है निकालना है। और आपका यहाँ समझिएगा एक्सेलरेशन कितना है -2। क्यों माइनस लिए बताइए, एक्सेलरेशन को माइनस में क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया है 2 मीटर पर स्क्वायर मंदन बोल दिया है। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा -50/t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 50/2, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 25 सेकेंड। यानी कि गाड़ी को पूरी तरह से रुकने में 25 सेकेंड का समय लगेगा। अब आते हैं थोड़ा सा फोर्स के बारे में देख लेते हैं, फोर्स को समझ लेते हैं। फोर्स क्या है, कोई भी पुश या पुल को हम लोग फोर्स करते हैं, फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई मॉल वगैरह में जाते हैं, तो जब आप बाहर से जाइएगा तो वहाँ लिखा रहेगा पुल, यानी कि खींचिए, या अंदर से जाइएगा तो वहाँ लिखा रहेगा पुश, यानी कि ढकेलिए। गाड़ी मतलब अगर पुल या पुश लिखा हुआ, पुल का मतलब होता है खींचना, अब पुश का मतलब होता है ढकेलना। पुश कीजिए या पुल कीजिए, वहाँ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स है क्या, फोर्स एक ऐसा कारक है, एक ऐसा एजेंट है जो किसी वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर देगा। त्वरण यानी कि पॉजिटिव कर देगा, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मंदन यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। त्वरण में क्या होता है, स्थिर वस्तु को गतिशील बना देगा, यानी कि उसका वेग बढ़ा देगा। लेकिन मंदन में क्या होगा, गतिशील वस्तु को रोक देगा या उसका वेग घटा देगा। तो इसी को फोर्स बोलते हैं। फोर्स का काम यही है, वेग को घटाना, बढ़ाना, या क्या बोलते हैं, किसी रुकी हुई वस्तु को मोशन में लाना, या किसी मोशन वाली वस्तु को रोकना। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वहाँ हम लोग समझेंगे कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला आता है। फोर्स का फॉर्मूला किस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, लॉ ऑफ मोशन, इससे फोर्स का फॉर्मूला आता है, वो आता है F = ma। ठीक है, तो F = ma यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। और ये कौन सा यूनिट है, SI यूनिट, या SI यूनिट किससे बना है, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में भी यूनिट इसका न्यूटन होता है फोर्स का। अब बात करते हैं, अगर CGS यूनिट का बात करें तो फोर्स का यूनिट है kg की जगह हो जाएगा ग्राम, मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर की जगह तो सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डाइन।
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही डाइन बोलते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कैसे देखिए, केजी को अगर ग्राम में बदलेंगे तो 10⁵ हो जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10⁵ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि न्यूटन को बदलेंगे डाइन में तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे समझते हैं, अगर यही FPS यूनिट का बात करें, FPS सिस्टम भी होता है, उसमें फोर्स का क्या यूनिट है, तो यहाँ पे मास की जगह हो जाएगा पाउंड, और वो क्या बोलते हैं लेंथ में जो मीटर है उसकी जगह फुट हो जाएगा, और सेकंड तो सेकंड है ही, तो उसको पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर या इसी को पाउंडल बोल देते हैं, पाउंडल। तो फोर्स का यूनिट FPS सिस्टम में पाउंडल है, पाउंडल, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 4 केस हम लोग देखेंगे, 3 केस देखेंगे और एक कॉमन फॉर्मूला निकालेंगे। ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस वस्तु पर फोर्स लग रहा है 2, एक है F1 और F2, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि अब एक और फोर्स लगा दीजिए F3, इसमें हज़ारों को फोर्स लगा दीजिए लेकिन सेम डायरेक्शन में है। यदि 2 या अधिक फोर्स समान दिशा में लगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है F नेट, वो क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा। F1 + F2 + F3 जितना भी रहे, 10 गो रहेगा तो F10 तक इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। दूसरा केस क्या है कि कोई वस्तु है, इसका फोर्स, इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक तरफ से फोर्स लग रहा है आपका क्या, एक तरफ से फोर्स लग रहा है आपका F, दूसरे तरफ से भी फोर्स लग रहा है F, और दोनों समान फोर्स विपरीत दिशा में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स में क्या बोलते हैं, वस्तु का गति परिवर्तित नहीं होगा। अगर वो 40 का स्पीड से चल रहा है तो 40 का स्पीड से चलेगा, अगर वो रुका हुआ है 0 का स्पीड से चल रहा है तो 0 का स्पीड से चलेगा, यानी कि रुका हुआ ही रहेगा। इसी को बोलते हैं वस्तु की गति परिवर्तित नहीं होगी बैलेंस्ड फोर्स के कंडीशन में, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स क्या है, बैलेंस है। अगला कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए एक तरफ आपका F1 फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ F2 लग रहा है, और F1 बता दिया है कि आपका F2 से ज़्यादा है, F1 क्या है, F2 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों फोर्स असमान है, 2 असमान फोर्स जो है विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, बड़ा फोर्स में से छोटा फोर्स को घटा दीजिएगा, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा फोर्स की डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, यानी कि F1 का जो दिशा होगा वही इस फोर्स का भी दिशा होगा। कॉमन फार्मूला एक निकाल लेते हैं, देखिए कॉमन फार्मूला निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में आपको 2 फोर्स लग रहा है, F1 और F2, ठीक है। F1 और F2 2 फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो F नेट निकालने के लिए इसका क्या फार्मूला होता है, F1 स्क्वायर + F2 स्क्वायर + 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मान लीजिए एक F1 है और एक F2 है, F1 F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, थीटा को 90 डाल दीजिए तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, F1 स्क्वायर + F2 स्क्वायर। देखिएगा जब भी 2 फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वहाँ पर ये फार्मूला होता है, F1 स्क्वायर + F2 स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। चलिए आगे आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देख लेते हैं। कुछ गति के समीकरण, यहीं पर न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाता है आपका, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि गति के नियम, गति के समीकरण किसने दिया, तो गति के समीकरण देने वाले साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो ने दिया। और ये जो समीकरण है ये हमेशा एक समान त्वरित गति वाली वस्तु पर ही लागू होता है। मान लीजिए कि A अगर कांस्टेंट है तो उस पर लागू होगा ये फार्मूला, लेकिन अगर A कांस्टेंट नहीं है तो उस पर लागू नहीं होगा, उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 फार्मूला हम लोग मेनली देखते हैं। ये तीनों फार्मूला गैलीलियो का द्वारा दिया हुआ है। पहला V = U + AT, V = U + AT, इसको हम लोग पहला और लास्ट से मिलाइए, वेग समय ग्राफ, वेग समय संबंध इसको बोलते हैं, वेग समय ग्राफ। दूसरा S = UT + ½ AT², पहला और लास्ट को देखिए, यानी कि दूरी समय संबंध, इसको क्या बोलते हैं, दूरी समय संबंध। अगला क्या, V² = U² + 2AS, पहला और लास्ट देखिए, तो वेग और स्थिति संबंध, वेग स्थिति संबंध। ये तीनों फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक चौथा फार्मूला है जो शॉर्टकट है, S = इनिशियल वेलोसिटी + फाइनल वेलोसिटी / 2 × t, और ये समझिएगा इनिशियल + फाइनल / 2 को क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी × टाइम। तो हम लोग तो जानते हैं स्पीड डिस्टेंस =
स्पीड इंटू टाइम, तो ये स्पीड है आपका एवरेज स्पीड। तो ये तरीका से भी आप अगर निकाल सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में याद है तो। अब समझिए इसमें क्या है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है, टी क्या है, टाइम है यानी कि समय है, और एस क्या है, डिस्टेंस है यानी कि दूरी है। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, कोई वाहन विराम से गति प्रारंभ करके 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से चलता है और 2 सेकंड तक गति करता है, चली गई दूरी और अंतिम वेग बताइए। चलिए इसको क्वेश्चन को आराम से बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विराम से स्टार्ट कर रहा है, तो यू हो गया आपका 0। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यू हो गया आपका 0। भी कितना हो जाएगा, अंतिम वेग आपको निकालना है, नहीं पता है। ए दे दिया आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे दिया आपको 2 सेकेंड। इतना चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए, अब समझिएगा फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, तो v कैसे निकल जाएगा, u तो 0 है, 80 यानी कि 3 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का तो निकल गया, v निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकाला बोल रहा है, अंतिम वेग निकल गया। अब हम लोग को दूरी निकालना है, दूरी s का फार्मूला क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि यू तो 0 है, ये 0 हो गया आपका, प्लस हाफ इंटू ए आपका कितना दिया हुआ है 3, और टी कितना दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 6 मीटर, यानी कि आपका डिस्टेंस 6 मीटर और अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकेंड। क्या हम लोग इसमें कोई और फार्मूला लगा सकते थे, हाँ लगा सकते थे। ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला देखिए कैसे, s इक्वल टू यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी। ये फार्मूला भी लगेगा तो s निकल जाएगा। देखिए u कितना 0 है, 0, भी कितना 6 है, 6 बाई 2 इंटू टी कितना 2, 2 कट गया, बचा कितना 6 मीटर। तो देखिए इस तरीका से भी आपका वही आंसर आया। ठीक है, ये तरीका भी आप याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में इस तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं अगला। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आपका प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग जब 0 है, यहाँ पे u को 0 कर दीजिए, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा v बट्टा a। और प्रारंभिक वेग जब 0 है तो s कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2a। आपको शॉर्टकट तरीका है टाइम और स्पीड डिस्टेंस निकालने का, यानी कि जब प्रारंभिक वेग 0 है तो टाइम कितना हो जाएगा, अंतिम वेग बटा एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंतिम वेग का स्क्वायर बटा 2 एक्सेलरेशन, यानी ऊपर में अगर स्क्वायर लगा तो नीचे में 2 लग गया। ये तरीका आपको याद रखना है अगर आपको 90% टाइम आपका बचाना है तो। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, ऊपर से गिरा दिया कोई चीज़ को, ऊपर से गिरा दिया, तो u 0 है तो कितना टाइम लगा, टाइम हो जाएगा सीधा v बाई a, और स्पीड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2a। ए की जगह g रहेगा तो यहाँ g कर दीजिए बस, v बाई जी, v स्क्वायर बाई 2g। बस जब किसी चीज़ को ऊपर ज़मीन से फेंक रहे हैं, आसमान से नीचे फेंक रहे हैं या ऊपर फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे ए की जगह g रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वहाँ पर ए की जगह g कर दीजिए। वही दूसरा कंडीशन, जब अंतिम वेग 0 हो तो यहाँ जहाँ भी था वहाँ u कर दीजिए। टाइम कितना हो जाएगा, u बाई a, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2a। कोई दिक्कत है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। तो ये तरीका आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में। आगे समझते हैं। कोई वाहन विराम से गति प्रारंभ करके 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से 150 किलोमीटर चलता है, अंतिम वेग बताइए। बताए थे कि जब भी कोई किसी का प्रारंभिक वेग 0 है, u 0 हो गया, u 0 हो गया तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई 2a होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इससे, v स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, v स्क्वायर हो जाएगा 2as, तो v हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2as, यानी कि आप यहाँ निकाल दीजिए v अंडर रूट 2 इंटू a है आपका 3 और s हो गया 150, यानी कि क्या हो गया, अंडर रूट 900, यानी कि v हो गया हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपका 30 मीटर पर सेकेंड निकल गया। ये आपका एक तरीका हुआ जो हम शॉर्टकट तरीका बताएं। एक और तरीका आपका नॉर्मल मेथड से बनाइए। देखिए
नॉर्मल मेथड से बनाते तो भी आपका वही आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, u है आपका 0, ठीक है, v आपको निकालना है, s दे दिया है 150 किलोमीटर, ने मीटर कर दीजिए इसको, ठीक है, 150 मीटर, ठीक है, और क्या बोलते हैं, a दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर तो निकालना है, बराबर u तो 0 हो गया, तो 0 कर दीजिए, 2 इंटू a कितना है आपका 3, और s कितना है आपका 150, कितना हो गया 900। तो v स्क्वायर हो गया 900, तो v हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका तरीका बनाने का। अगला समझिएगा, अगला है आपका nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nth टाइम में तय की गई दूरी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए से, किसी पॉइंट ए से स्टार्ट किया, किसी पॉइंट ए से कोई व्यक्ति स्टार्ट किया, t इक्वल टू 1 सेकेंड में, और u स्पीड से, u मीटर पर सेकेंड से या u स्पीड से स्टार्ट किया। u है उसका इनिशियल वेलोसिटी, क्या है उसका इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम 1 सेकेंड में वो यहाँ पहुँचा, 2 में वो यहाँ पहुँचा, 3 में यहाँ पहुँचा, n-1 में वो यहाँ पहुँचा, और n में वो यहाँ पहुँचा। तो n-1 से n में वो इतना दूरी तय किया उस 1 सेकेंड में, n-1वां सेकेंड और n सेकेंड के बीच में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी को बोलते हैं Sn, यानी कि nth डिस्टेंस। और ये nth डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, u है इनिशियल वेलोसिटी, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ठीक है, ये है। अब बताइए u क्यों लिए, यहाँ पर t क्यों नहीं है, क्योंकि t तो 1 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1 है, 1 सेकेंड, इसलिए t की जगह 1 हो गया, तो u ही हुआ सिर्फ, u इंटू 1 तो u ही होगा ना। याद रखिएगा फार्मूला Sn का फार्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, और ये nth डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं nth डिस्टेंस, nवें सेकंड में तय किया गया दूरी। अब समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, यदि प्रारंभिक वेग आपका 0 है, प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, तो चौथा सेकंड और 8वां सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात बताइए। देखिए सबसे पहले nवां सेकंड में तय की गई दूरी क्या होता है, Sn इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ठीक है। u तो 0 है, तो u 0, तो इसको हटा दीजिए, बचा क्या a/2 इंटू 2n-1, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, चौथा सेकंड में यानी कि S4 और 8वां सेकंड में S8 का अनुपात निकालना है, S4/S8 निकालना है। तो S4/S8 कैसे निकलेगा, S4 n की जगह 4 डाल देंगे, n की जगह 4 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 बनने से 7, क्या हो जाएगा a/2 इंटू 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2 इंटू 8 डालेंगे तो 8 दूनी 16 बनने से 15 हो जाएगा। अब देखिए a/2 कट जाएगा, बचेगा क्या 7/15, यानी कि अनुपात हो जाएगा 7:15, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि विराम से गति प्रारंभ करके कोई वाहन 5वें सेकंड में इतना दूरी चलता है, 9वें सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो समझिए, विराम से स्टार्ट करता है तो u हो गया 0, कि कोई भी वस्तु अगर विराम से स्टार्ट करता है तो u उसका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। विराम से स्टार्ट कर दिया तो u हो गया 0, और nवां सेकंड में तय किया गया दूरी क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u तो 0 था, तो Sn क्या हो जाएगा a/2 इंटू 2n-1। अब समझिएगा, 5वां सेकेंड और 9वां सेकेंड में, तो S5 और S9 दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, S5 क्या हो जाएगा बताइए, a/2 इंटू 2n-1, n की जगह 5 डाल दीजिए, 10-1 हो जाएगा 9, a/2 इंटू 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2 इंटू 9 दूनी 18-1 17, कट गया, क्या हो जाएगा 9/17। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5वें सेकंड में जो दूरी है वो 45 है, यानी कि जो हमारा 9 है वो दिया हुआ है 45, तो 17 कितना हो जाएगा, तो 9 जो 45 है यानी कि 5 का गुना पे है, तो 17 जो है वो कितना हो जाएगा, 17 गुने 5 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ये तरीका है आपको, और यही 85 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 9वें सेकंड में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा, 9वें सेकंड में तय किया गया दूरी हो जाएगा आपका
85 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि u दे दिया आपका 10 मीटर पर सेकंड, और त्वरण दे दिया आपका कितना, a दे दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है, 12वें सेकंड में तय किया गया दूरी s12 पूछ रहा है, क्या होगा समझिएगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, यानी कि u कितना दे दिया है 10 प्लस a/2 यानी कि 4/2 इंटू 2 इंटू 12-1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 10 प्लस 12 24 23, 2 इंटू 23, 23 दूनी 46 और 10 56 हो जाएगा आंसर। यानी कि 12वां सेकंड में वो 56 मीटर की दूरी तय करेगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। एक पिंड, कोई पिंड है वो nth सेकंड में 102.5 मीटर की दूरी तय करता है, और n+2वां सेकंड में वो 115 मीटर की दूरी तय करता है। वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात करना है, समझिएगा। nवां सेकंड में वो 102.5 मीटर की दूरी तय करता है, और Sn+2वें सेकंड में वो कितना दूरी तय करता है बताइए, 115 मीटर की दूरी तय करता है। nवां फार्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u प्लस a/2 इंटू n की जगह कितना है, n+2 है, तो जहाँ n है उसकी जगह क्या डाल देंगे, n+2, 2 इंटू n+2-1। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n+3। अब समझिएगा, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, दोनों को माइनस कर देते हैं, 2 से 1 को माइनस कर देते हैं। 2 से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा क्या आएगा, u और u कट जाएगा। देखिए ये u से u कट जाएगा, और a/2 हो जाएगा कॉमन, a/2, और 2n+3 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा +1, और वहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर साइड 115 में से 102.5 घटेगा, तो 115 में से 102.5 घटेगा, कितना हो जाएगा बताइए, a/2 इंटू सॉरी 2n तो कट जाएगा ना, 4 बचेगा यार, सॉरी गलती हो गया, 2n तो कट जाएगा, बचेगा 4 प्लस 3 है ना, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, देखिए हाँ यहाँ पर ठीक था, 2n+3 था, माइनस करने में गलती हुआ। देखिए माइनस करने में क्या गलती हुआ है, जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n और 2n कट जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, a/2 इंटू 4, ये आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि बचेगा 2a इक्वल टू, माइनस जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.5, तो हमारा a कितना आ जाएगा, a हो जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा त्वरण। देखिए इसको थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि nवें सेकंड में, देखिए समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, यदि nवें सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 4 + 6n है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग और त्वरण दोनों निकालना है। समझिएगा, nवें सेकंड में तय किया गया दूरी, nवें सेकंड में तय किया गया दूरी कितना होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, और वो दिया हुआ कितना 4 + 6n, यानी कि n वाला को हम लोग को एक जगह करना पड़ेगा क्योंकि n वाला अलग है, और बाकी n के अलावा को एक जगह करना पड़ेगा, यानी कि इसका समझिएगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस a/2 बराबर 4 + 6n। अब n वाला तो सिर्फ यही है, इसको एक तरफ कर दीजिए, बाकी u माइनस a/2 प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या an इक्वल टू 4 + 6n। यहाँ देखिएगा n वाला ये है और ये n वाला है, और n के अलावा जो बचा ये और ये बचा ये, तो समझिएगा जो n वाला है उसको n के साथ इक्वेट कर दीजिए, जो n वाला नहीं है उसको n वाला नहीं है उसके साथ इक्वेट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा an बराबर 6n, यानी कि यहाँ an है, वहाँ यहाँ an है, यहाँ 6n है, तो इससे हमारा n कट जाएगा, a हमारा आ जाएगा 6, तो हमारा a आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग को इस इक्वेशन से निकालना है u, देखिए u माइनस a/2 बराबर 4, यानी कि
u माइनस a बाई 2 जो है वो 4 होगा, लेकिन a तो हमारा 6 आ चुका है, u तो u माइनस 6 बाई 2 3 बराबर 4, u हमारा क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये TCS पूछा है क्वेश्चन, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम पूछता है आपको तैयार रहना है। अब समझिए कुछ फार्मूला है, ये अगर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बट्टा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स नहीं थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अगला देखिए, ये इसको समझिएगा। अगर ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, समझिएगा जहाँ पर प्लस है वहाँ पर लिख दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अंतर समझिएगा, यहाँ पर बीच में प्लस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको एग्ज़ाम में काम आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो। नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं, SSC CGL का है, SSC CGL में या फिर RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ट्रिगोनोमेट्री से ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। आगे आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये टफेस्ट टॉपिक हो जाता है और ये टॉपिक बहुत कम लोग हैं जो करवाता है, तो चलिए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा और थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो वहाँ पर स्टूडेंट फंस सकते हैं। तो इसको समझते हैं अच्छे से। हम अगर पढ़ाएंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए छोड़ेंगे नहीं एग्ज़ाम के लिए, एक भी चीज़ ऐसा आपका वीक पोर्शन नहीं होगा। अगर किसी भी कोई भी पोर्शन अगर आपका वीक रह गया तो हम समझेंगे कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए कि यहाँ से आप किसी पत्थर को फेंकते हैं, वो पत्थर इस धनुषाकार पथ में जाता है, या इसको बोलते हैं परावलयाकार, पैराबोलिक पाथ। पैराबोला जो लोग 11-12 में पढ़े होंगे उनको समझ में आता है। वो देखिए पैराबोला 4 तरह का होता है। एक ऐसे होता है एक्स एक्सिस की तरफ, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक होता है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। एक होता है वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और एक होता है नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ ऐसे, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये 4 तरह का पैराबोला है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इस टाइप का इक्वेशन होगा, ठीक है। ये आपका पैराबोला किधर है, ये पैराबोला आपका ऐसे है, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये होगा इसका इक्वेशन। तो इसी टाइप का कोई इक्वेशन बनेगा, देखते हैं कैसा इक्वेशन बनता है। ये है इनिशियल वेलोसिटी u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम लोग डाले हैं। ये थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से फेंके हैं, किसी न किसी एंगल से ही फेंकेंगे। कोई पत्थर हम लोग हवा में फेंकते हैं तो किसी न किसी एंगल पे फेंकते हैं, तो वो होता है थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस u को अगर हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ दें, एक कंपोनेंट जो x की तरफ हो और एक कंपोनेंट जो y की तरफ हो, x की तरफ जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं u cos थीटा, और y की तरफ जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं u sin थीटा। तो इसको क्या बोलते हैं, जो x की तरफ कंपोनेंट है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और y की तरफ जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जब हम किसी वस्तु को ज़मीन के ऊपर किसी एंगल पर फेंकते हैं तो यह पैराबोलिक पाथ यानी कि परावलयाकार पथ में ट्रैवल करता है, तथा इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। u है इनिशियल वेलोसिटी और थीटा आपका क्या है, देखिए थीटा है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बताइए, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड, एकदम मत याद कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, यानी कि प्रोजेक्टाइल जो है उसमें कैसा इक्वेशन बनता है, पाराबोला का इक्वेशन बनता है। परावलय, परावलय बोलते हैं ना, हाँ परावलय, इसका इक्वेशन बनता है। अब हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। समझिएगा, जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, इसका वैल्यू कुछ कम होता जाएगा, -gt करते 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 इसका ऊपर वाला जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू घटते जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। फिर वर्टिकल अब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा, और फिर अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या बोलते हैं gt बढ़ेगा, धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ेगा। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा रहेगा। कहीं भी ले लीजिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। केवल वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में घटेगा, बाद में बढ़ेगा। तो ये पहला जो आधा मोशन है, आधा दूर तक, इसको बोलते हैं चढ़ने का टाइम, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट। और ये जो नीचे उतरने का टाइम है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। अब समझिए, देखिए ux क्या है, ये जो u cos थीटा है इसी को बोलते हैं ux है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक। जो प्रारंभिक वेग u है इसका क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और uy जो है जिसको u sin थीटा बोलते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। अब समझिएगा, ऊपर वाला जो है ये u sin थीटा, ये घटेगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर हाइट मैक्सिमम होगा। फिर वहाँ से घटेगा, बढ़ेगा, और कहाँ तक आएगा, जब तक ज़मीन को ना टच कर जाए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्षैतिज वेग यानी कि ux कभी नहीं बदलेगा, हमेशा समान रहता है। और कितना रहता है, u cos थीटा। ux जो है वो हमेशा आपका u cos थीटा होगा, ये u cos थीटा से कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, जबकि ऊर्ध्वाधर वेग uy प्रथम आधे समय घटता है, यानी कि यहाँ से जब आधा दूर तक जाएगा तो घटते घटते जीरो हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, जीरो, फिर बढ़ेगा। यानी कि प्रथम आधे समय घटता है, तथा एच मैक्स यानी कि जब हाइट उसका मैक्सिमम होता है वहाँ पर शून्य हो जाता है, फिर द्वितीय आधे समय में बढ़ता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये आधा दूर तक यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, t1, और ये कितना लगेगा, u sin थीटा बट्टा g। फिर यहाँ से यहाँ नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, t2, इसको बोलेंगे u sin थीटा बट्टा g। तो जो टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट वो है u sin थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट वो भी है u sin थीटा बाई जी, दोनों बराबर होता है। देखिए, टाइम ऑफ एसेंट चढ़ने का टाइम u sin थीटा बाई जी, और उतरने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट वो भी है u sin थीटा बाई जी। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा, तो हो जाएगा u sin थीटा और u sin हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। ये हो जाएगा टोटल टाइम, यानी कि उड्डयन काल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, उड्डयन काल, उड्डयन काल बोलते हैं इसको। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब समझिए अगला, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। मान लीजिए कि ये यहाँ से उड़ के पूरा यहाँ तक आया, तो कुछ दूरी तो तय किया गया होगा हॉरिजॉन्टल, इस आर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, r = u² sin 2 थीटा बाई जी। आर कब मैक्सिमम होगा, मान लीजिए आपको ऐसा फेंकना है पत्थर कि ये बहुत सबसे ज़्यादा दूरी तक फेंक जाए, तो थीटा आपको कितना रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, आर तभी मैक्सिमम होगा जब sin 2 थीटा मैक्सिमम हो, क्योंकि आप u में चेंज नहीं कर सकते हैं, g में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसी में चेंज कर सकते हैं। तो sin 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1, यानी कि sin 2 थीटा बराबर 1, sin 2 थीटा बराबर 1, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। यानी कि किसी भी वस्तु को सबसे अधिक दूर फेंकना है तो इसे 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। अब समझिएगा, एक और चीज़ समझिएगा, किसी वस्तु को यहाँ θ1 एंगल पर फेंके तो आया यहाँ पर गिरा, फिर उस वस्तु को θ2 एंगल पर फेंके, ठीक है, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी अगर सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों में u है, दोनों में इनिशियल वेलोसिटी u है, और दोनों में ये समान दूरी तय कर रहा है, r उसका सेम है।
आर उसका सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर θ1 और θ2 कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री होगा। पूरक कोण बोलते हैं ना, क्या संपूरक कोण, हाँ संपूरक कोण, देख लीजिएगा, हिंदी में हमको दिक्कत है ना। यानी कि अगर यदि दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, यानी कि एक θ1 है और θ2 है, दोनों एक ही जगह पर गिर रहा है, एक ही पॉइंट पर गिर रहा है, तो और u दोनों में सेम है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज समान है, तो θ1 और θ2 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। यानी कि एक अगर आपका 15 डिग्री है, दूसरा 75 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री पर जो आपका रेंज होगा वो 75 डिग्री के बराबर होगा। 70 डिग्री का रेंज 20 डिग्री के बराबर होगा। 40 डिग्री का रेंज 50 डिग्री के बराबर होगा। 45 डिग्री का रेंज 45 डिग्री बराबर हो जाएगा। 30 डिग्री का रेंज 60 डिग्री बराबर, क्योंकि जिसका सम 90 होगा उसका रेंज भी समान होगा। लेकिन मान लीजिए हाइट में क्या रिलेशन है, मान लीजिए कि इसका रेंज r है और θ1 पे इसका हाइट है h1 और θ2 पे इसका हाइट है h2, इसमें क्या रिलेशन होगा, इसमें रिलेशन होगा r = 4 टाइम्स √h1 h2। यानी कि यदि दो एंगल में समान इनिशियल वेलोसिटी पर समान हॉरिजॉन्टल रेंज में मैक्सिमम हाइट अटेंड h1 और h2 है, तो उसमें रिलेशन होगा r = 4 √h1 h2। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो 90% लड़का लोग इस क्वेश्चन में फेल कर जाएगा। और देखिए h हाइट, जो मान लीजिए यहाँ पर जो h हाइट है, h मैक्सिमम, इसका फार्मूला क्या होता है, h मैक्सिमम का फार्मूला होता है u² sin² θ/2g, u² sin² θ/2g। r का फार्मूला क्या हो गया, u² sin 2 θ/g। ये फार्मूला रटा हुआ है, आज से नहीं, जब मैं 11th में था उसी समय से रटा हुआ है और आज तक याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, h का तो पढ़ ही लिए हैं कि h ये होता है फार्मूला। h मैक्सिमम कब होगा, जब θ 90 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर है, आप सीधा 90 डिग्री पर, ज़मीन से 90 डिग्री पर फेंकिए, तभी आपका h मैक्सिमम जाएगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रोजेक्टाइल मोशन में ux है 40 मीटर पर सेकेंड, h मैक्स और t कितना होगा। ux का फार्मूला क्या होता है, ux होता है u cos θ, जो कि कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो h मैक्स कितना होगा, देखिए h मैक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, u² sin² θ/2g। यानी कि एक ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं u sin θ का होल स्क्वायर बाई 2g। एक्चुअली इसको ux नहीं uy कर दीजिए, uy सॉरी, हाँ uy कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा u sin θ। अब समझिए, अब आंसर आ जाएगा। हम लोग को दिया हुआ है कि वर्टिकल कंपोनेंट है 40 मीटर पर सेकेंड, तो h मैक्स और t निकालना है। मैक्सिमम हाइट अटेंड का फार्मूला यही होता है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, u sin θ कॉमन ले लिए, स्क्वायर कर दिए, लेकिन u sin θ कितना दिया 40, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 गुना 40/2 × 10, g को 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 मीटर। ये 80 मीटर हो जाएगा इसका h मैक्स। अब देखिए टाइम निकालते हैं, t का फार्मूला क्या होता है 2u sin θ/g। u sin θ तो यहाँ पे हमको पता ही है, u sin θ पता ही है 40 है, क्या कीजिए 2 × 40/10 कट गया, तो ये हो जाएगा 8 सेकेंड। एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप गति में यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक 40√2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि u cos θ है आपका 40√2, ठीक है। और u sin θ कितना हो जाएगा, ये भी आपका 40√2 हो जाएगा। क्यों बताइए, दिमाग लगाइए, θ 45 डिग्री है, θ जब 45 डिग्री होता है तो sin θ का मान 1/√2 होता है और cos θ का मान भी 1/√2 होता है, दोनों सेम होता है। तो sin θ और cos θ दोनों का मान सेम ही होगा, तो दोनों तो 40√2 ही होगा।
आप समझिए उड्डयन काल निकालने बोल रहा है। टी क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, यानी कि u साइन थीटा कितना है 40√2, तो हो जाएगा 2 इंटू 40√2 बट्टा जी का वैल्यू 10 है, 0 कट गया, हो जाएगा 8√2 सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है क्षैतिज परास यानी कि आर पूछ रहा है। क्षैतिज परास यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज, आर का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 45 है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 यानी कि साइन 90 डिग्री बाई जी। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो आर कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 बाई जी। ठीक है, तो u स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो u का वैल्यू होगा कितना, हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा। u साइन थीटा है 40√2, यानी कि u इंटू 1/√2 बराबर 40√2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर u इंटू साइन थीटा का वैल्यू डालती है 1/√2, ये √2 को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 40√2 इंटू √2 हो जाएगा, u हो जाएगा 80, u हो जाएगा हमारा 80 मीटर पर सेकेंड। तो इस u को यहाँ पर डाल देंगे तो हो जाएगा 80 इंटू 80 बट्टा 10, तो r हमारा कितना हो जाएगा 0 कट गया 640 मीटर, फिर मीटर पर सेकंड थोड़ी मीटर होगा ना, मीटर 640 मीटर। क्या ये सही है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, देख लीजिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ux है 30 मीटर पर सेकेंड, तो ux क्या होता है u cos थीटा बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। थीटा है 60, एच मैक्स कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और t कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। देखिए हमारा ux दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो u इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा बताइए, कॉस 60 हो जाएगा 1/2, u इंटू 1/2 हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, तो u हमारा हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड, u हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए u साइन थीटा निकल ही गया, ठीक है, u कॉस थीटा, u साइन थीटा भी निकल जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा 60 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 60 यानी कि √3/2, तो कितना हो जाएगा 30√3। u साइन थीटा आ गया, इसमें डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g, यानी कि u साइन थीटा हमारा कितना है 30√3 इंटू 30√3 बाई 2 इंटू 10। ठीक है, 0 से 0 कट गया और 2 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 तिया 45 तिया 135 हो जाएगा आंसर, 135 मीटर हो जाएगा। और ये r आपका कैसे निकलेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, देखिए हम बताए हैं आपको, इसीलिए साइन 2 थीटा, देखिए यहाँ पे बताए हैं साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसी को डाल देंगे यहाँ पर। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा जी। अब यहाँ पर डाल दीजिए आप, ठीक है, इसको 2 इंटू यू साइन थीटा और u कॉस थीटा बटा जी। ठीक है, अब देखिए u कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा 30, u कॉस थीटा के बदले 30 आ जाएगा, और u साइन थीटा के बदले 30√2 आ जाएगा, डाल दीजिए आंसर आ जाएगा। और u साइन थीटा का वैल्यू पता ही है, डाल दीजिए। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने के लिए, आपको बना देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि प्रोजेक्टाइल मोशन में r जो है वो h मैक्स का 4 गुना है, यानी कि r यानी कि कितना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी जो है वो h मैक्स का 4 गुना है, यानी कि 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ये दिया हुआ है। देखिए आपका क्या कटेगा, यू स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, g और g भी कट जाएगा, बचेगा क्या साइन, बचेगा आपका ये, बचेगा आपका साइन 2 थीटा,
साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा को तोड़ दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको 2 और 2 कट जाएगा, 1 साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा हो गया 45 डिग्री, थीटा हो गया 45 डिग्री। यही तो आपसे पूछ रहा था, थीटा आपसे पूछ रहा था, थीटा हमारा निकल गया। अगला देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बंदर एक खंभा में लटका हुआ है, बंदर जो है एक खंभा में लटका हुआ है। यहाँ पर एक शिकारू बंदूक लेके एकदम जस्ट इसके सामने सीधा खड़ा है, शिकारी यहाँ पर बंदूक लिए खड़ा है, निशाना लगाया। जैसे ही निशाना लगाया, गोली छोड़ा, जिस समय ये गोली छोड़ा उसी समय बंदर फट से नीचे कूद गया। क्या गोली बंदर को लगेगा? ये आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीसीएस पैटर्न। आंसर है हाँ, बंदर को गोली लग जाएगा। देखिए क्यों लगेगा, क्योंकि जैसे ये नीचे फ्री फॉल होगा वैसे ये गोली भी पैराबोलिक पथ में फ्री फॉल करेगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा नहीं चेंज करेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वही होगा जीटी, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट जीटी। और ये जीटी के कारण ये जितना नीचे आएगा गोली भी उतना नीचे आके इसके पेट को फाड़ देगा। यानी कि यदि कोई बंदर किसी खंभे पर चढ़ा हुआ है और कोई शिकारी उतने ही ऊंचाई से बंदर पर गोली चलाता है तथा गोली चलते समय बंदर खंभे से कूद जाता है, जैसे गोली चलता है उसी समय बंदर कूद जाता है नीचे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण गोली बंदर को लग जाएगी। ठीक है, और कौन सा कंपोनेंट यहाँ काम आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन समझिएगा, चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति अगर खिड़की से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकता है, मान लीजिए ये ट्रेन का कोच है, यह खिड़की है, ट्रेन का कोई आदमी खिड़की से बाहर फेंकेगा तो ट्रेन में बैठा इंसान को वो सिमिलर लीनियर मोशन में लगेगा, लेकिन ट्रेन के बाहर से अगर कोई आदमी देख रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में लगेगा। यानी कि ट्रेन के अंदर बैठे पर्सन के लिए लीनियर मोशन होगा, जबकि ट्रेन के बाहर खड़े किसी पर्सन के लिए यह मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, परावलयाकार पथ को फॉलो करता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। जो भी क्वेश्चन छूट गया होगा या अगर आपको लगता होगा कि कोई चीज़ छूटा हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको अगला टॉपिक में कंप्लीट करवा देंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा फोर्स पे, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेंगे, उसमें फोर्स सारा पढ़ लेंगे, जितना भी फोर्स से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब, या एनर्जी का वर्क, एनर्जी एंड पावर, वो अगला टॉपिक करेंगे। पहले फोर्स के बारे में पूरा चीज़ देख लेंगे। फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे संवेग पढ़ेंगे, आवेग पढ़ेंगे, यानी कि मोमेंटम, इम्पल्स, रॉकेट वगैरह का न्यूटन्स थर्ड लॉ पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फोर्स का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।